Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और एक सेगमेंट जो हम बड़े दिल से कर रहे हैं वो ये है कि हर रोज़ हम जिक्र करते हैं तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के उस सफ़र का जो कि 7 साल के मुख्तसर अरसे में हमें लगता है कि तय हुआ, लेकिन ये बहुत पुराना और हिस्टोरिकली आपके सामने हमने इसको पूरा डिस्कस किया है। आज हम किस मंजिल पे पहुँचे हैं ये जानने के लिए डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुल्क के मारूफ हिस्टोरियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। सो हम कहाँ तक पहुँचे तहरीक आज़ादी पाकिस्तान? जी, हमने देखा कि कैसे हम अलीगढ़ मूवमेंट से होते हुए फिर अलीगढ़ मूवमेंट की गोया उसकी गोद से फिर हम एक देखते हैं कि नया फूल खिलता है। जो मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर बरसगीर पाक व हिंद के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए एक हवा का नया झोंका होता है और वो मुस्लिम लीग का क़याम है। मुस्लिम लीग के क़याम की जब हम बात कर रहे थे अपने पिछले सेगमेंट में, तो हमने देखा था कि उसकी ज़रूरत फ़ौरन इसलिए महसूस हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि नई रिफॉर्म्स आ रही हैं, नया कानून बनने वाला है इंडिया के अंदर जो बरतानवी हुकूमत है उसका। और उसके लिए मुसलमानों ने ये कोशिश की कि मुसलमानों को कुछ उसमें मिल जाए, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार किया और मुलाकात हुई, शिमला डेपुटेशन की बात की। और ये 1906 में हम पहुँचे। जी, 1906 में पहुँचे थे। मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग बनती है, और मुस्लिम लीग जब बन रही है तो उसकी ज़रूरत में हमने ये बात की थी कि अब ज़रूरत थी कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो। ये ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आना जो है ये भी कोई हुस्न इत्तफाक था या? जी, इसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसा है कि जो उस वक्त का बंगाल है और बाद में ज़ाहिर हमारा मशरक़ी पाकिस्तान ही बना, वहाँ पर जो पॉलिटिकल अवेकनिंग, रिलीजियस अवेकनिंग है वो हिंदुस्तान के बाकी सारे इलाकों से ज़्यादा है। और वहाँ पर अगर हम बरतानवी दौर से पहले की बात देखें, बरतानवी दौर के अंदर देखें, तो वहाँ तालीम के इदारे पहले बने। वहाँ पर हाजी शरीयतुल्लाह को देख लें, तीतू मीर को देख लें, जो रिफॉर्मर्स जो हमें नज़र आते हैं। उसके बाद जब ये मुल्क आज़ाद होता है तो सबसे पहले किस जगह पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होती हैं, वहाँ होती हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बड़ा ज़रखेज़ इलाका था, यानी इल्म की बुनियाद पर और बेदारी की बुनियाद पर। तो ये वैसे तो हुस्न इत्तेफाक का एक पहलू हो सकता है, लेकिन वो एक माइनर पहलू मैं उसे समझता हूँ एक तारीख़ के तालिब इल्म होने की हैसियत से। लेकिन वो जो मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वहाँ होना और उसी के साथ जो मुल्की हालात जिनको साथ साथ हम लेके चल रहे हैं उसके तहत था। और उसमें फौरी ज़रूरत क्या थी कि एक तो मुसलमानों को लगा कि जो तकसीम बंगाल हुई है मुसलमानों के हक़ में गई है, लेकिन ये ठंडे पेटों से हिंदू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर हमें अपनी एक इज्तिमाइयत की ज़रूरत थी। मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग ने जब बनी तो इब्तिदान ज़ाहिर है कि उस मुल्क का जो उस वक्त का कानून था उसके तहत कि जी हम हुकूमत के साथ भी ठीक रहेंगे, और ये ज़ाहिर है आपने शुरू में जो मामला कर रहे थे उसका डिविडेंड, उसका फ़ायदा हमें जो मिला वो फिर 1909 में जो आई रिफॉर्म्स आई और फिर वो इंडियन एक्ट बना फरवरी में जाके, उसमें मुसलमानों को गोया एक रास्ते का एक संगे मील मिल गया कि मुसलमानों को एक तो मुस्लिम लीग को नुमाइंदा मान लिया गया इन अ वे, और दूसरा है कि मुसलमानों को जुदागाना हक़ नियाबत मिल गया कि जो वहाँ की मुख्तलिफ़ इंतज़ामी काउंसिल्स थी, इम्पीरियल काउंसिल और इसी तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल, उसमें मुसलमानों के परसेंटेज ये हो गई। परसेंटेज के अलावा इसमें यह कि मुसलमानों की नुमाइंदगी मुसलमान ही करेंगे। जी, ठीक है। उससे ये हुआ कि पहले तो मुसलमानों को कोई अलग से मानने पर तैयार नहीं था ना अंग्रेज़ के आ जाने के बाद कि जी सारे हिंदुस्तान हैं, और उसमें चूँकि मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। ये एक अचीवमेंट थी। उस अचीवमेंट के बाद ये हुआ कि दो के कोशिशों लोगों ने की कि ना हो, जब वो हो गया और वो इंडियन जो मिनिस्टर था उस वक्त का मॉर्ले, उसने उसको डिफेंड किया इंग्लैंड में जो उनकी पार्लियामेंट थी उसमें, और मिंटो यहाँ पर वाइस राय था, तो इसीलिए इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता है। लेकिन निचले होके बैठने वाले नहीं थे हिंदू, उन्होंने बहुत रिएक्शन शो करना शुरू कर दिया कि बंगाल क्यों तकसीम हो गया, और चूँकि हिंदुओं की वहाँ पर अपनी जो यानी उनकी तिजारती और जो इंडस्ट्रियल उनकी एम्पायर बनी हुई थी, और उसमें होता क्या था कि जो ख़ाम माल था वो जो मुसलमान एरिया था बंगाल का, उस बहुत बड़े बंगाल का, वो वहाँ से होता था, और इंडस्ट्री हिंदू मेजॉरिटी एरिया में थी।
कारोबार पर वही छाए हुए थे। फिर इंतज़ामी मामलात भी थे। वो मुसलमानों को, हालांकि मुसलमानों के लिए नहीं किया गया था, लेकिन उससे फ़ायदा ये हो गया कि उनका मशरकी जो बंगाल था उसमें अलग से उनकी हुकूमत बन गई, उनको कारोबार फ्लरिश होने लगे, जॉब्स मिलने लगी, उनके अपने होने आना लगे, शुरू हो गए। तो वो बर्दाश्त नहीं किया। एक तो ग्रेजुअली कांग्रेस अपना आप दिखा रही थी, मुस्लिम लीग भी अब परवान चढ़ रही थी। इसी सारे मामले में उसके बाद होता क्या है कि इसी दौरान कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो अंग्रेज़ अब मुसलमानों को बराह रास्त विक्टिमाइज़ कर रहा है, यानी निशाने पर रखा हुआ है। वो क्या था कि 1911 में हिंदुओं के प्रेशर की वजह से और कांग्रेस के प्रेशर की वजह से अचानक, पहले हालांकि ऐलान हुआ था कि ये हतमी है, ये तकसीम, ये अब इसको ये चेंज नहीं किया जाएगा, और 1911 में जब जॉर्ज पंजुम यहाँ आता है और वो ऐलान कर देता है कि ये NL हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये एक बहुत बड़ा झटका है मुसलमानों को कि हमसे कमिटमेंट, और हमने कहा नहीं था खुद तकसीम की, तो अगर हमारा फ़ायदा हो रहा था तो गोया अब वो आस्ता आस्ता ज़ेन वाजे हो रहा है कि इस तरह यानी कंप्रोमाइज़ से बात नहीं चलेगी, हमें आगे कोई अपना रास्ता अपना खुद बनाना, असलियत जो है वो खुल के सामने आना सामने। इसी दौरान में ये हुआ कि वाक़यात की एक सीरीज़ है। तो कानपुर बड़ा मशहूर शहर है, उस कानपुर का एक मछली बाज़ार है, उस मछली बाज़ार के अंदर एक मस्जिद थी, और उस मस्जिद के करीब ही एक मंदिर भी था। तो वो कोई रोड को कुशादा करने का कोई प्लान म्यूनसिपैलिटी ने बनाया, तो वो अगर रोड को स्ट्रेट कुशादा करते थे तो मंदिर का हिस्सा उससे मुतासिर होता था। तो हिंदू मेजॉरिटी में भी थे, हम देख रहे हैं 1857 से वो अंग्रेज़ के करीब भी थे, अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रेशर, अपना सारा कुछ इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि आप इसको डाइवर्ट कर दें, यानी मंदिर को बचा लिया। अब जब उसको डाइवर्जन जितना किया जा रहा था, ज़ाहिर बाज़ार है, बाज़ार में थोड़ा सा डाइवर्जन जो किया गया, तो वहाँ पर जो मस्जिद थी, उस मस्जिद का जो वज़ू खाने का हिस्सा था वो उसके रास्ते में आ रहा था। मुसलमानों ने बहुत उस पर कोशिश की कि इस मसले को रिज़ॉल्व कर लिया जाए, इसको ऐसा न किया जाए, मस्जिद को नहीं गिराया जा सकता, ये मुसलमानों के ज़ाहिर है कि जज्बात को नहीं गिराया जा सकता, तो मस्जिद को भी नहीं गिराया जा सकता। उसमें फिर मज़ीद जलती पर तेल का काम इस तरह से हुआ कि वो जो वहाँ का कमिश्नर था वो आया और जूतों समेत मस्जिद के अंदर, और फिर गवर्नर भी आया, उन्होंने कहा ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है, तो वज़ू खाने है। हालांकि वो बताते रहे कि वज़ू खाने मस्जिद का हिस्सा है, और उसका जो करीब का हिस्सा है, जब जुमे के वक्त ज़्यादा तादाद होती है तो वहाँ तक लोग नमाज़ पढ़ते हैं। किस्सा मुख्तसर उन्होंने उसे गिरा दिया। उसको गिराया तो मुसलमानों पर बहुत रिजेंटमेंट उन्होंने की। फिर ईद के मौके पर वो इकट्ठा उनका जो हुआ, यानी एहतजाज किया गया, और सिम्बॉलिकली उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा तामीर करेंगे। वो गिरी हुई ईंटों को जब रखने की कोशिश की तो डायरेक्ट फायरिंग की गई उन पर, डायरेक्ट फायरिंग की गई, और मस्जिद की हुर्मत पर यानी ऑफिशियल जो उनका स्टैंड था उसके मुताबिक 16 लोग जो है ना उसमें शहीद हो गए और बेशुमार ज़ख्मी हुए। जबकि जो मुसलमानों का अपने ज़राए थे, उनका ख्याल था कि वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, गोलियाँ भी चलाई गई, और जो घुड़सवार पुलिस के लोग थे और बरतानवी इंतज़ामिया के, उन्होंने बर्छों से भी मुसलमानों पर हमला किया। ठीक ऑनस्लॉट है। इस ऑनस्लॉट में अब मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को एहसास होता जा रहा है कि हम जो चाह रहे थे ना कि हम ठंडे तरीके से मफाहिमाना अंदाज में अपने जो हुकूक हैं उनको सेव कर लेंगे, वो नज़र नहीं आ रहा। और कांग्रेस को अपनी वजूहात की बुनियाद पर ज़ाहिर अंग्रेज़ से था, वो फ़ायदे भी हासिल कर रहे थे। आज की इंडिया को भी आप देख लें कि वो फ़ायदे भी हासिल करता है वेस्ट से, और उनके खिलाफ भी बात कर लेता है, और उनको तो सूट करता था कि मुसलमान महकूम रहे, जैसे हमने कहा है, और वहीं पे मौजूद रहे। सो जो आज बात की जाती है कि ये तो मुसलमान ही डिवीजन के ऊपर तुले हुए थे, वरना हम तो इकट्ठा ही रखना चाह रहे थे हिंदुस्तान को, और असल में तो इकट्ठा हिंदुस्तान, हालांकि ये भी मबनी बर हकीकत नहीं है, वो चाहते तो नहीं थे, चूँकि उन्हें था कि ये अगर मुसलमान इकट्ठे सारे रहेंगे यहाँ तो उनके लिए चैलेंज भी होंगे। उसके बाद ऐसा होता है कि ये जो कानपुर के मसले को फिर आगे प्लीड करने के लिए ना, कि ज़ाहिर इसमें इतना जुल्म हो गया, तो एक जो वहाँ की कौंसिल के मेंबर थे अली इमाम और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन दोनों को इंग्लैंड भेजा जाता है कि उस मसले को रिज़ॉल्व करने के, इसको रिवाइव कर दिया जाए उसको। तो वहाँ जाते हैं तो वो कोई इंतज़ामिया के लोग लंदन में मिलने पर तैयार नहीं होते। उसी मौके पर, यानी ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1913 की, तो 1913 में मोहम्मद अली जौहर और अली इमाम जो है ना, उनकी कायद-ए-आज़म से मुलाकात होती है, उस वक्त वहाँ थे, और वो भी बड़े यानी
सेंसिटाइज्ड हुए थे उससे और बड़े जज्बाती लगाव तो ज़ाहिर है उनको था, तो वो मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक नया बाब जो है ना वो शुरू होता है। सो इस वाक़े का कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग में शमूलियत के साथ लिंक है, यानी एक वक्त में हुए ना, ज़ाहिर उसके असरात होंगे जो एक फौरी, एक जैसे हम कोई भी वाक़या एक वफ़द जो है उसके बाद मिला है उनसे, मिला और मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें दावत दी और उन्होंने एक्सेप्ट की। अच्छा, वो कांग्रेस के ऑलरेडी मेंबर, चूंकि पहले तो जमात ही एक थी कांग्रेस, जो स्टालवार्ट्स थे वो उसमें थे। ये मैं क्यों वाक़यात बयान कर रहा हूँ कि फिर कायद-ए-आज़म का उस वक्त ये ख्याल था कि हमारा मुश्तरका दुश्मन अंग्रेज़ है और हम आपस में इकट्ठे हों ताकि अंग्रेज़ यहाँ से वापस जाए। बैक इन द माइंड उनके ये बात जी। और वो चूँकि दोनों जमातों का हिस्सा थे उस वक्त, तो इसका ये फ़ायदा था कि उनके गुड ऑफिसर्स दोनों जगह पर मौजूद थे। उन गुड ऑफिसर्स को समझते हुए उन्होंने चाहा कि अब ये लोग करीब आएँ। उसके लिए उनकी तजवीज़ ये थी कि जो सालाना कांग्रेस के इजलास हो रहे हों, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के हो रहे हों और मुस्लिम लीग के हो रहे हों, उनको किसी एक शहर में रखा जाए ताकि अपॉर्चुनिटी हो ना, सारे लीडर्स इकट्ठे हों, एक दूसरे से मिल भी सकें। बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, उसके भी चैनल्स खुले रहे। ट्रैक 2 भी जिसे कहा जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि इसी दौरान फिर नई एक रिफॉर्म्स का गलगला था कि अब ग्रेजुअली मोर यानी रिस्पॉन्सिबल जो है ना गवर्नमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक। तो उसमें फिर ये था कि उसके लिए तजावीज़ देना, और अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर किसी चीज़ पर कंसेंसस कर लेंगे तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा और एक प्रेशर ज़्यादा अच्छा बिल्टअप हो जाएगा। कांग्रेस को 1909 में होने वाली जुदागाना हक़ नियाबत वाला स्टेप पसंद तो नहीं था ना, तो वो अपने अंदाज में कुछ हिडन एजेंडा होता है, कुछ फोर फ्रंट पे एजेंडा होता है, उस दोनों पर वो भी उस वक्त हमारा था। यहाँ नाजरीन को मैं ये बात गोशगुजार करना चाहूँगा कि मुसलमानों के सारे ही जो बड़े हमारे रहनुमा हैं, वो सर सैयद अहमद ख़ान हों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हों, कायद-ए-आज़म, तीनों ने अपने तईं बड़े जतन किए कि ये यहाँ पर जो कांग्रेस है और हिंदू हैं वो हमारे, हम किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ पर आ जाएं और जीने दो और उसकी पॉलिसी पर अमल करते हुए करें। लेकिन हमेशा जो धचका दिया है वो कांग्रेस नहीं दिया। जैसे हम अलीगढ़ के वक्त पे हमने उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी की बात, इक्वल राइट्स की बात होती थी तो वहाँ मसला होता था, इकट्ठे रहने पे वो भी कहते थे हाँ हमसे दबके रहें तो फिर तो ठीक है, जैसे आपने कहा महकूम की हैसियत से। अच्छा, उसमें एक अहम बात ये थी कि फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ज़िम्नन जिक्र यहाँ इस मौके पर मैं करूँ कि वो पहले तो यानी उन्होंने तराना हिंदी लिखा था और वो आज भी हिंदुस्तान के हैं, इसकी हिंदुस्तान हमारा, चमनिस्तान हमारा। अच्छा, वो भी ग्रेजुअली इस नतीजे पर पहुंचे कि फिर उन्होंने तराना मिल्ली लिखा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तो मुस्लिम में हम सारा जहां हमारा, वो लिखा। यानी वो एक तब्दीली आ रही है। अच्छा, कायद-ए-आज़म के भी जब आगे चल कर हम देखेंगे कि वो सोल स्पोक्समैन के तौर पर सामने आते हैं और फिर एक नए मुल्क की रियासत की अलग की डिमांड करते हैं, उससे पहले उन्होंने भी ये इत्माम में हुज्जत कर दिया। और ये जिस मौके पर अब हम पहुँचे हैं इस सफ़र में, इस रुदाद में, और कदम कदम आगे जो हम चल रहे हैं, इसमें जगह पहुँचे कि कायद-ए-आज़म ने इतनी एफ़र्ट की इन दोनों को करीब लाने के लिए, और वो टेम्पोरेरली फ्रूटफुल भी साबित हुई कि सरोजनी नायडू ने इस मौके पर उन्हें ये ख़िताब दिया जो आज भी तारीख़ में आवेज़ा है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सफ़ीर के तौर पर, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये कोई मुसलमान नहीं दे रहा, सरोजनी नायडू दे रही हैं उन्हें ये खिताब। तो इससे आप वाज़ेह उसको सेंस कर सकते हैं उस वक्त की सूरत। फिर इस मौके पर एक बहुत अहम जो वाक़या रूनुमा होता है, वो उसके हर इवेंट जो होता है उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट, इस पे पहले हम बात करते हैं, उसे कहते हैं मीसाक लखनऊ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात पर आमादा हो गए कि वो इकट्ठे एक दूसरे को एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, और उस एकोमोडेशन की मैं जिस सिर्फ इस वक्त बता सकता हूँ, चूँकि वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है, जिस ये था कि उन्होंने मुसलमानों का जुदागाना हक़ नियाबत मान लिया। ठीक माना, लेकिन किस चीज़ पर? ज़ाहिर है गिव एंड टेक होता है जब आप बात कर रहे होते हैं। तो गिव एंड टेक ये हुआ कि उन्होंने
और मुसलमानों को ये कहा कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान की उस वक्त 25% के लगभग थी। तो उन्होंने कहा जो हमारी जो आज के ज़माने में अगर हम कहें तो जो यानी फेडरल पार्लियामेंट होगी, जो कौमी असेंबली होगी, उस वक्त उसे ज़रा गवर्नर जनरल की काउंसिल कहा जाता था, तो उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी से कुछ बढ़कर 1/3 हो जाएगी। ठीक, यानी 25 से 33-33.5%। ठीक। लेकिन मुसलमानों को फोरगो क्या करना पड़ेगा, मुसलमानों को छोड़ना क्या पड़ेगा? मुसलमानों को छोड़ना ये पड़ेगा कि मुसलमानों के जो मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, जैसे बंगाल और पंजाब, उसमें अपनी तादाद, वो तो मेजॉरिटी में थे मुसलमान, तो पंजाब में इक्वल और बंगाल में अपनी तादाद से कम नीचे आना पड़ेगा। और जो दीगर सूबे हैं जिनमें मुसलमान अक़लियतों में, उनको उनकी आबादी से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाएगा। मुसलमान तो इस वक्त ये चाह रहे थे कि ये एक दफ़ा माने तो सही ये बात कि जुदागान हक़ नियाबत, हम अलग हैं, हमारा वोट मुसलमान को ही जाना चाहिए। वे एक बहुत बड़ा, या मुसलमानों की नुमाइंदगी मुसलमान ही करना, यही ग्रेजुअली बुनियादें बनती जा रही हैं ना। फिर जो डिमांड, पाकिस्तान की डिमांड के लिए एक बड़ा सीक्वेंस है इसका, और स्टेप बाय स्टेप है, वो हो रहा है। लेकिन मुसलमानों को लॉस क्या हुआ वो सेक्रीफाइस देने का? वो हुआ कि 2 सूबे जहाँ पर मेजॉरिटी में थे मुसलमान और उनके ज़्यादा मेंबर आते, और मेंबर आते तो वो बड़ी आसानी से अपनी वजारत बना सकते थे, अपनी हुकूमत बना सकते थे। अब वो डिपेंडेंट हो गए कि अब वो एक जगह पर इक्वल हो गए, एक जगह पर कम हो गए, तो अब वो उनके 10 नगर हो गए कि अपनी हुकूमत बनाए, तो या तो उसमें शरीक हों या उनको यानी जोड़ तोड़ करके या मना के या जैसे करके कर सकते। दूसरी तरफ जहाँ उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जैसे यूपी में, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कांग्रेस को फ़र्क नहीं पड़ा, कि वो तो मेजॉरिटी में ही थे। मुसलमानों को 25 से 33% से कोई इतना बड़ा लार्ज इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन ये अलबत्ता हो गया था कि कुछ दूरियां कम होना शुरू हुई, कुछ उन्होंने छोड़ा, कुछ इन्होंने छोड़ा, जैसे होता है जब आप निगोशिएट करते हैं, उसके असरात आगे चलकर हमें फील होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इतनी बात बताना चाहूँगा कि मुसलमानों ने कोशिश करके देखी और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। उसके बाद क्या होता है कि ज़ाहिर है कि 1919 की आ जाती हैं रिफॉर्म्स और एक्ट बन जाता है, मॉन्टेगो, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उन्हें कहा जाता है। उसमें क्या होता है, वो हक़ नियाबत तो फिर उसमें एकोमोडेट नहीं होता, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। साथ में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाती है, बाल्कन वॉर से शुरू होता है, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना, उसकी तरफ आगे बढ़ने का मामला चल रहा होता है। और इसके साथ एक बड़ा अहम मौका आ जाता है हमारे इस रुइदाद में और हमारी इस पाकिस्तान की तहरीक में और इस तहरीक आज़ादी के संग मील में। उस ख़ास पीरियड को हम फिर कहते हैं तहरीक खिलाफत का दौर। तो ये सारा जो अभी इस वक्त हमने डिस्कस किया, ये उसका प्रीएम्बल है, और इसमें फिर हम जो है ना करीब आते हैं और वो कुछ अर्सा करीब रहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जब बात करेंगे, जो कि कल है डेफिनेटली, क्योंकि हम हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं तहरीक आज़ादी की मनाजिल को और मुख्तलिफ पड़ाव को, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो हम तहरीक खिलाफत से ही ये सिलसिला जो है ये जोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे मेहमानों के साथ।